में पिछली बार के लेक्चर में क्लॉस नेटवर्क तक हम लोग पहुँचे थे। तो जहाँ पे मैंने बोला था कि शायद 3 स्टेज में अगर नेटवर्क बनाते हैं तो हम स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर ये 3 स्टेज का नेटवर्क जैसे हम इस तरीके से बनाते हैं, ये कब स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग होगा। तो इसको एक बार फिर समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरे को इस इनपुट से इस आउटपुट तक कनेक्ट करना है। तो इस कनेक्शन को बनाने के लिए मेरे को या तो इस तरीके से किसी एक बीच वाले स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास M1 स्विच है, M1 इनपुट है इस स्विच में, इसमें से एक को मेरे को कनेक्ट करना है। तो बाकी बचे कितने, बाकी बचे M1 माइनस 1 स्विच। ये M1 माइनस 1 किसी न किसी बीच वाले स्विच के थ्रू ही कनेक्शन सेट हुआ होगा, और चूंकि एक ही वायर है इसके बीच में जैसे कि क्लॉस नेटवर्क में होता है, तो यहाँ से एक ही कनेक्शन सेट हो पाएगा। इसका मतलब दूसरे जो कनेक्शन है M-1, यहाँ पर M1 माइनस 1 बीच वाले स्विचेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसे यहाँ पर N3 है, तो यहाँ पे जो बचे हुए स्विच हैं जो कि ऑलरेडी मान लीजिए जो सबसे ख़राब परिस्थिति के अंदर वो सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वर्स्ट केस एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, तो वो N3 माइनस 1 सारे के सारे कनेक्टेड हैं। ये भी ये यहाँ से इस प्रकार ये जो लाइन है जो हमारी ऑलरेडी बिजी होंगी M1 माइनस 1 लाइन है। इसी प्रकार यहाँ से N3 माइनस 1 होंगी ये वाली, और किसी और स्विच से जब भी हम कनेक्शन सेट करते हैं वो उनका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ से जब मैं कोई सेट कर रहा हूँ तो ये स्विच यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, बट इनका इससे कोई संबंध नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इसी प्रकार यहाँ से कोई कनेक्शन सेट करता हूँ, उनका इस वालों से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। मेरे को बीच में खाली एक ऐसा स्विच चाहिए यहाँ कहीं भी हो जो मैं यहाँ से यहाँ तक, एक ये लाइन मेरे को खाली चाहिए और एक लाइन मेरे को यहाँ से यहाँ तक खाली चाहिए। जैसे ही मेरे को ये मिलेगी मैं इसके ज़रिए यहाँ से एक कनेक्शन यूँ करके सेट कर सकता हूँ। जो सबसे ख़राब परिस्थिति कब होगी, जब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, सबसे ख़राब परिस्थिति होगी कि ये जो मेरे पास इस तरफ से जो कनेक्शंस बने हैं M1 माइनस 1 और इधर से जो मेरे को बने हैं N3 माइनस 1, ये दोनों के में जो स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं हम बीच वाले, ये जो स्विच है, ये बीच वाली जो रेंज है, ये जो बीच वाली रेंज है और ये वाली रेंज है, इनमें कोई ओवरलैप ना हो, दोनों मतलब अलग अलग हैं बीच वाले स्विच। इसका मतलब मेरे को एक अलग से और स्विच चाहिए होगा। ये वर्स्ट केस में ऐसा ही हो सकता है। अगर ये स्विच है, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो खाली होगी, ये भी खाली मिलेगी और ये भी खाली मिलेगी। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब मेरे को बीच में कितने स्विच चाहिए, बीच के स्विच हैं R2 स्विच, ये होने चाहिए M1 माइनस 1 प्लस N3 माइनस 1। अगर मेरे को एक मिल जाए कोई, तो ये एक मैंने उसमें जोड़ दिया, ये वाला इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए, तो इस कंडीशन में ये स्विच स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्लॉज कंडीशन कहते हैं। इसको हम जैसा कि पिछली बार बताया था, हम एक पॉल मैट्रिक्स होता है उसके थ्रू हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते के लेक्चर्स के अंदर होगा ये चीज़। तो हम इसको कंप्यूट करते हैं कि हम इसके थ्रू हमें कितने क्रॉस पॉइंट चाहिए होंगे अगर मैं एक ऑप्टिमम स्विच बनाता हूँ। तो इसको करने के लिए मैं एक N/N स्विच के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। तो N/N स्विच हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि भाई N इनपुट हो हमारे पास और N आउटपुट हो। ये सिंगल क्रॉस बार स्विच है, सिंगल स्टेज, ठीक है। इसमें मेरे को N² क्रॉस पॉइंट चाहिए होंगे। मैं इसी को
इस प्रकार से क्लॉस नेटवर्क बना के भी कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, इसको हम ऐसे m स्विच को ले लेते हैं पहले स्टेज में। तो मेरे पास कितनी इनपुट होनी चाहिए हर स्विच में? n/m होनी चाहिए, n/m। तो टोटल इनपुट मेरे पास कितनी हुई? n/m गुणा m, n इनपुट हो गई, सेम स्विच हो गया। ON² की जगह हमें कुछ और कितने क्रॉस पॉइंट हैं वो निकालने हैं। अब हम आउटपुट को देखते हैं। हमने बीच में कुछ स्विच लगा दिए, इधर भी मेरे को, मैं वैसा ही सिमेट्रिक केस रखता हूँ। यहाँ पर भी मैं n/m, n को m से विभाजित करके जो भी नंबर आता है उसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे भी m स्विच लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट कितनी हुई? ये भी n हुई, तो ये भी n/n का स्विच बना मेरे पास। अब ये चूँकि 1 से m है क्लॉस नेटवर्क में, यहाँ पे जितने वैल्यू हैं, ये R2 जितने भी हैं उतना ही मेरे को यहाँ पर आउटपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से मेरे को एक लाइन हर स्विच पे भेजनी है। ऐसे ही मैं यहाँ से करूँगा, ऐसे ही बीच में मेरे को अभी 3 है तो मैं यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी किया जा सकता है, ऐसे ही हम इधर से करते हैं। हमारा क्लॉस नेटवर्क तैयार हो गया। अब R2 की वैल्यू मेरे को ये रखनी पड़ेगी। मैं सबसे कम वैल्यू जो R2 की चाहिए स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच के लिए, मैं उसको रखता हूँ। वो वैल्यू क्या होगी? अब M1 की वैल्यू यहाँ पर है, ये M1/N1 स्विच है। यहाँ पर वही स्विच है, n/m इंटू R2 की वैल्यू अब हो गई मेरे पास, जो भी n/m है उसमें से 1 घटाना है और उसको मेरे को n/m को 2 से गुणा करना है, उसमें से 1 घटाना है। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा n/m, यहाँ पर भी आ जाएगा n/m, वैल्यू हो गई 1, इसके साथ चला जाएगा। R2 की वैल्यू ये होनी चाहिए कम से कम। ये सिमेट्रिक स्विच है, इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पर R2 की जगह पे लिख देता हूँ अब मेरे पास यहाँ कितने इनपुट आ रहे हैं? ये कितनी वायर यहाँ पे आ रही हैं? m वायर आ रही हैं। बाहर कितनी जा रही हैं? m जा रही हैं। तो ये वाला स्विच m गुणा m का होगा, m/m का। ये सिमेट्रिक केस है, तो हम इसी प्रकार यहाँ के बारे में भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे होना चाहिए 2n/m -1 गुणा n/m का स्विच होगा। ये ऐसे m स्विच होंगे। तो अब मेरे को कितने क्रॉस पॉइंट चाहिए होंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। तो देखते हैं इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल m स्विच हैं। ये क्रॉस पॉइंट अगर इसको गुणा की तरह यूज़ करें तो ये कितने क्रॉस पॉइंट मेरे को चाहिए? एक क्रॉस बार में जो इनपुट स्टेज में लगेगा। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे एक क्रॉस बार के अंदर इतने क्रॉस पॉइंट लगेंगे। यहाँ पे एक क्रॉस बार में बीच वाले में इतने क्रॉस पॉइंट लगेंगे। अब यहाँ पे टोटल ऐसे कितने स्विच हैं? टोटल m स्विच हैं। यहाँ पे कितने स्विच हैं? इतने स्विच हैं। और यहाँ पर कितने स्विच हैं? यहाँ पर m स्विच हैं। ये स्विच स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग है, जैसे कि हमने समझा था जब हम इस वाले पिक्चर को देख रहे थे, जब शुरुआत में जब हमने समझा था। अब इन सबको जोड़ लेते हैं टोटल क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए। तो लेकिन इसमें एक समस्या है कि ये इसमें कि -1 आ रहा है। हमारी कंडीशन कहती है ग्रेटर देन और इक्वल टू।
तो मैं अगर क्रॉस पॉइंट बढ़ा दूं तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं एक स्विच और जोड़ देता हूं बीच में और इसको मैं 2n/m स्विच ले लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्रॉस पॉइंट बढ़ाए हैं। तो उसके बाद भी अगर मैं क्रॉस पॉइंट को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ये श्योर है कि मेरा स्विच विल स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग होगा और एक्चुअल क्रॉस पॉइंट जो भी वैल्यू मैं कंप्यूट करूंगा उससे कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। मैं उसका एक बाउंड एस्टिमेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, वही मेरे को निकालना भी है जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी जब निकालता हूँ तो। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैंने इसको 2n/m किया तो ये भी -1 यहाँ से मैं हटा दूंगा और यहाँ से भी m-1 में हटा दूंगा। अब देखते हैं टोटल क्रॉस पॉइंट कितने होते हैं। टोटल क्रॉस पॉइंट अब हुए n/m 2n/m पहले वाले में, और ऐसे m स्विच हैं आपके पास पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में हुए m² हर स्विच के अंदर, टोटल स्विच कितने हैं 2n/m। तीसरे वाले स्टेज के अंदर होगा, ये पहली वाली कंडीशन है वही यहाँ पर भी आएगी। यहाँ पर अब आपके पास 2n/m/n/m के स्विच हैं, टोटल m स्विच हैं। ये टोटल आपके क्रॉस पॉइंट वैल्यू है। m से हम m को काट सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये कटेगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं कि देखते हैं कितना आता है। 2n² m 2nm 2n²m, ये मेरा क्रॉस पॉइंट आया। इसको हम लिख सकते हैं 4n²m मैं m की कई वैल्यू चूज़ कर सकता हूँ, m की वैल्यू 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। तो m की कौन सी वैल्यू मेरे को रखनी चाहिए जिससे कि x की वैल्यू सबसे कम हो। ठीक है, m की कई चॉइस पॉसिबल है कि मैं n को कई प्रकार से विभाजित कर सकता हूँ। n को मैं m/p की फॉर्म में कर सकता हूँ और m की कई वैल्यू रख सकता हूँ। तो p की जगह पे यहाँ पे n/m कर लेते हैं। तो जैसे मैं m को चूज़ करूँगा उसके हिसाब से ये भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये कई पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं, बट m की कौन सी चूज़ करनी चाहिए जिससे कि x की वैल्यू सबसे कम हो। तो हम इसको एक अंदाज़ के तौर पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, वैसे तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि m एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की, और उसके बाद फिर हम उसी आधार पे n की कुछ वैल्यू को हम चूज़ करेंगे। तो m चूँकि वेरिएबल है तो m को m लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2n -4n²/m²। इसको मान लीजिए हम 0 कर देते हैं तो m की वैल्यू अंदाज़न कितनी आती है हम ढूंढ सकते हैं। तो इसको पता करते हैं क्या आएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो n बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 1 - 2n/m², ये वैल्यू कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव की 0 होने के लिए या तो n की वैल्यू 0 होनी चाहिए या ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो आया m² 2n के बराबर, m की वैल्यू √2n रख सकते हैं हम लोग। सो ये ऑप्टिमम होगा। तो ये तो मेरे को समझ में आया, कुछ स्क्वायर रूट का रिलेशन होना चाहिए n के साथ। 2 तो एक कांस्टेंट है, इतना समझ में आता है, तो ये शायद ऑप्टिमम देगा। लेकिन हम इसकी जगह इसको एक आसान करने के लिए हम m की वैल्यू को अगर n लेंगे तो मेरे क्रॉस पॉइंट ज़्यादा होंगे, मिनिमम नहीं होंगे, क्योंकि मिनिमम के लिए तो ये चाहिए मेरे को। तो जो करूँगा तो मैं अपने बाउंड को थोड़ा और लूज़ कर रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा क्रॉस पॉइंट एस्टिमेट कर रहा हूँ, बट देखते हैं क्या वो ON² से भी बेहतर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैं अपनी कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट बेहतर बाउंड भी निकाला जा सकता है अगर इसको इस्तेमाल करते। तो मैं m की वैल्यू को √n लेके देखता हूँ क्या आता है।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास x की वैल्यू जो आएगी, अगर m की वैल्यू स्क्वायर रूट n ले ली जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे m की वैल्यू आएगी ये हुआ 4 सो मेरा बाउंड कितना आया, मेरा बाउंड आया o की पावर o n की पावर 3/2, जबकि मेरी क्रॉस बार के अंदर जो मेरा बाउंड था वो n स्क्वायर था। मैं उससे बेहतर परिस्थिति में हूँ, जैसे जैसे मैं n को बढ़ाता हूँ मेरे क्रॉस पॉइंट पहले स्क्वायर रूट तरीके से बढ़ते थे, अब स्क्वायर रूट तरीके से नहीं, थोड़ा धीरे तरीके से बढ़ते हैं, n की पावर 3/2 से बढ़ते हैं। तो मैंने इम्प्रूव किया अपने आप को, अगर मैं क्लॉस नेटवर्क के 3 स्टेज डिज़ाइन को यूज़ करता हूँ। हम इसको फर्दर और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद जो अगला सवाल होता है कि अगर मैं इस तरीके से स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच नहीं बनाता हूँ, एक ब्लॉकिंग स्विच बनाता हूँ, तो भी मेरा काम चल सकता है अगर ब्लॉकिंग किसी सर्टेन वैल्यू से नीचे हो। ठीक है, अगर मेरे को मालूम है ब्लॉकिंग कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग, मतलब आप जानना चाहते हैं अगर आप 1 मिलियन कॉल लगाते हैं या 10 लाख कॉल लगाते हैं, उनमें से कितनी कॉल ब्लॉक हो जाएंगी, क्या आप अंदाज कुछ बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ठीक है, अगर 1000 कॉल ब्लॉक होती हैं तो मेरे को एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 1 लाख कॉल ब्लॉक होंगी 10 लाख कॉल के अंदर से जब हम करते हैं तो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर स्विच की ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को हम एस्टिमेट कर पाएँ तो हम कहीं कम हार्डवेयर के अंदर, कहीं कम रिसोर्सेज के अंदर स्विच को बना पाएंगे। तो इसके लिए हमें इसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करना होगा। ठीक है, तो इसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को एक एस्टिमेट को हम देखते हैं, इसको बोलते हैं लीज अप्रॉक्सीमेशन। तो आते हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ये करेक्ट मेथड नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि जब हम ये क्लॉज वाली कंडीशन को जब हम यूज़ करते हैं, जो कि n/n स्विच के केस में, जो कि हम n/m के स्विचेस से बनाते हैं, और m/फर्स्ट और थर्ड स्टेज में, और m/m की स्विच को यूज़ करते हैं सेकंड स्टेज में, तो हमें चाहिए होते हैं 2n/m-1, कम से कम इतने मिडिल स्टेज स्विच चाहिए होते हैं। जब इस कंडीशन को यहाँ पे रखेंगे तो भी लीज अप्रॉक्सीमेशन बताएगा ब्लॉकिंग है, जबकि ये कंडीशन बताती है ब्लॉकिंग नहीं है, ये वहाँ पे खाली फेल होता है। तो कुछ एक सर्टेन केस में, सिनारियो में, ये लीज अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत कम एरर के साथ आपको सही ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी बता पाएगा, लेकिन उसके आगे जब जाएंगे तो ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो कुछ हद तक एक बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है ये, तो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। तो इसका सिद्धांत बहुत आसान सा है कि जैसे पहले कोई इनपुट ली हमने, ये किसी मिडिल स्टेज स्विच के थ्रू हमको कनेक्शन सेट करना है। तो हमने, हमारे पास ये पाथ हैं मिडिल स्टेज स्विच तक, हमें कोई ना कोई ऐसा पाथ ढूंढना पड़ेगा, जैसे ये और ये, अगर ये दोनों खाली हैं तो मैं वहाँ से पाथ को सेटअप कर सकता हूँ। सो मेरे को ये पाथ ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई भी जो इनकमिंग पाथ है, इसको ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी p मान लेते हैं हम लोग कि p से ये बिज़ी है कनेक्शन। तो हम एक स्नैपशॉट लेते हैं, हम देखते हैं अचानक एक समय पे कि स्विच की परिस्थिति क्या है, उसमें कौन से, इनको हम इनपुट लिंक कहते हैं, इनको आउटपुट लिंक कहते हैं। ये आउटपुट लिंक है, ये इनपुट लिंक है। तो हम इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक्स की परिस्थिति को जांचते हैं और हमें कोशिश करेंगे जानने की ऐसी प्रोबेबिलिटी कि हमें कम से कम एक ये ऐसा मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें हमें कोई भी ऐसा इनपुट और आउटपुट दोनों खाली हों, ऐसी सिचुएशन ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 माइनस ऑफ दैट
1 में से 1 में से उसको घटाएंगे तो हमें कोई ना कोई पाथ मिल रहा है, इसका मतलब तो हम उससे कनेक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी कनेक्शन सेटअप करने की नहीं। ठीक है, तो हमें ये खाली जानना है कि प्रोबेबिलिटी के ये इनपुट और आउटपुट हमें कॉमन पाथ ये दोनों नहीं मिलना चाहिए, दोनों फ्री हों, या तो ये बिजी हो, अगर ये खाली है तो ये अगर बिजी है तो ये वाला खाली हो सकता है, या दोनों बिजी हों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ये मान लीजिए मेरे पास m है और ये n है, तो n मेरे पास स्विच है यहाँ पर मिडिल स्टेज में। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी लिंक के बिजी होने की प्रोबेबिलिटी p है, टोटल m स्विच हैं और इधर n स्विच हैं, यहाँ पे किसी भी लिंक के बिजी होने की प्रोबेबिलिटी को हम p प्राइम मान लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि जब कोई इनपुट लिंक बिजी होगा तभी कोई आउटपुट लिंक बिजी होगा, अर्थात n इंटू पी प्राइम और m इंटू पी ये बराबर होने चाहिए। तो इससे हम p की प्राइम की वैल्यू को पता कर सकते हैं। सो ये प्रोबेबिलिटी है, ये लिंक ऑक्यूपाइड होगा और कोई भी पाथ इनपुट स्विच से दूसरे स्विच तक फ्री हो, इसके लिए पहले इनपुट लिंक का फ्री होना ज़रूरी है और आउटपुट लिंक का फ्री होना ज़रूरी है। तो इनपुट लिंक कब फ्री होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी प्राइम लीज अप्रॉक्सीमेशन में। आउटपुट लिंक जो इधर से है जो सत्य है वही यहाँ से भी सत्य होगा, तो अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 माइनस पी प्राइम होगी। इसका मतलब ये जो पूरा पाथ है इसके फ्री होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी प्राइम स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, पूरे पाथ को फ्री होने की, और पाथ फ्री नहीं होगा तो 1 माइनस कर देंगे तो ये पाथ फ्री नहीं है, और ये सारे n पाथ के लिए होता है, ये होना ज़रूरी है। दिस इज़, अगर ये हो जाए तो प्रोबेबिलिटी आप ब्लॉक हो गए, अब आप कोई कनेक्शन सेट नहीं कर सकते अगर ऐसा होता है तो। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग लीज अप्रॉक्सीमेशन से आती है। तो हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जब n की वैल्यू 2m माइनस 1 होती है तो हमें मालूम है क्लॉस थ्योरम से, जो मैंने पहले स्टेट की थी, जो कंडीशन थी कि R2 की वैल्यू m1 प्लस n1 माइनस 1 के बराबर या बड़ी होने से स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग हो जाता है, तो ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। अगर आप इसको, इस वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू 0 नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पे ये लीज अप्रॉक्सीमेशन एक एरर में आ गया है। तो लीज अप्रॉक्सीमेशन कब काम करता है, जब p की वैल्यू बहुत छोटी होती है तब काम करेगा, और n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तब काम करता है ये। अगले लेक्चर में हम कार्नोज अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर जब n की वैल्यू 2m-1 होगी तो उसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आएगी। एक्चुअली वो इस प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम स्विच की स्टेट की प्रोबेबिलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर हम एक दूसरी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे।